हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो क्वेश्चंस। एक सोसाइटी से होगा और एक एग्रीकल्चर से होगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी टॉपिक से होगा। सो वन इज़ 10 मार्कर एंड वन इज़ 15 मार्कर। तो हम देखेंगे कि अब की बार यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस डाले हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं भी डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको अपना कंटेंट यूज़ करते हुए जो भी आपके पास है 7 से 8 मिनट के अंदर उसको बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करना है विद एग्जांपल्स के साथ। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सोसाइटी का है। सोसाइटी का क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड कडलिंग हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल फोन्स, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो चाइल्ड कडलिंग है ना, जो पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते थे बहुत सारा, वो टाइम अब नहीं दे पा रहे हैं। चाइल्ड कडलिंग मोबाइल फोन्स ने रिप्लेस कर दी है। कैसे? एक तो पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा टाइम देने लग गए हैं और बच्चे खुद मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं। तो उसने बोला है कि इसका इम्पैक्ट बताओ ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ यूपीएससी ने खेल कर दिया है। खेल क्या है? उन्होंने इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन नहीं पूछा, उन्होंने सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे तो ना इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन लिख के आ जाएंगे, तो नंबर उनके वहीं गए। प्राइमरीली ये यूपीएससी का पेपर देखने में इजी लग रहा है, बट जैसे जैसे आप इसके वर्ड प्ले के साथ यूपीएससी खेली है ना, वो बहुत अच्छा खेली है। तो आपको सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान रखना है कि कैसे ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन पे इम्पैक्ट दिखाना है। तो इसके इंट्रोडक्शन सबसे पहले किससे शुरू होगी? सोशलाइजेशन की बात की गई है, तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन के साथ हम इंट्रो शुरू करेंगे कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। इस तरह की मैंने डेफिनेशन लिखी, आप लिख सकते हैं सोशलाइजेशन इज द इनकलकेशन ऑफ द वैल्यू थ्रू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। इस तरह की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो इंट्रो है ना आपकी, वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 और 4 लाइन से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताई, यहाँ तक नहीं पहुँचा देना इंट्रो को। फिर थोड़ा सा आप ये स्टेटमेंट जो दी गई है ना, ये स्टेटमेंट कोई बेफालतू में नहीं दे दी यूपीएससी ने कि चाइल्ड कडलिंग इज रिप्लेस बाय द मोबाइल फोन्स। तो थोड़ा सा आपको ये दिखाना है कि किस तरह से चाइल्ड कडलिंग है दैट इज रिप्लेस बाय द मोबाइल फोन्स। तो मैंने उसके ज़्यादा नहीं लिखना है, ध्यान में रखना है 1/3 ऑफ पेज ही ये खाएगा। ऐसा नहीं करना इसको यहाँ तक पहुँचा दे, क्योंकि ये एक ना एक माइनर पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो स्टेटमेंट है ना, कई बार लिखा जाता है कि इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को बस आपको खोलना है 1/3 ऑफ पेज में, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि हाउ चाइल्ड कडलिंग इज रिप्लेस बाय द मोबाइल फोन्स। फर्स्ट, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन आर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल, फॉर एग्जाम्पल प्ले स्कूल्स। सेकेंड, पेरेंट्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ द मोबाइल फोन्स। तो मैंने मोबाइल फोन पेनिट्रेशन का डाटा लिख दिया, ये 70% के आसपास कुछ है, मिस कर गया था तो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स आर वर्किंग, तो इस वजह से वो मोबाइल फोन्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने इस तरह के 3 पॉइंटर्स दिए। बनाने को यहाँ 7-8 पॉइंटर भी बना दिए जाएं, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज एन इनविजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, जस्ट अ स्टेटमेंट। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन दी 1/3 ऑफ द पेज, व्हाट आई डिड हेयर। अगर आप इसको मिस कर देंगे ना, ये नहीं लिखेंगे, तो भी आप मान के चलो 0.5 मार्क खा जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है कि आप इंट्रो दें, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट दी है उसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद इंपैक्ट्स के ऊपर जाएं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इंपैक्ट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर। ये मेरा आधे पेज के बाद शुरू हुआ, तो ध्यान रखना है कि जो मेन बॉडी है ना 1.25 पेज वो लेगी अब। ठीक है, और 0.25 पेज आपका कंक्लूजन लेगा। तो स्ट्रक्चरिंग है इस क्वेश्चन की ये। तो इंपैक्ट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर जाते हैं, तो पॉजिटिव के ऊपर जाते हैं कि पॉजिटिव क्या हुए। जनरली लोग ना इसको 1 2 3 4 5 इंपैक्ट करके आ जाएंगे, ये गलत है। किसी भी चीज़ के इंपैक्ट दो होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, तो मैंने ये दिखा दिए यहाँ पे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट मैं जनरली कम दिखाऊंगा, क्योंकि मोबाइल फोन यूज होने से पॉजिटिव इंपैक्ट कम ही हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले तो एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी इज इंक्रीजिंग। आपने बेसिकली कीवर्ड का यूज आपको सीखना है कि कम एक कीवर्ड यूज करते हो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे दे दें। तो एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी इज इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, द दिशा इज यूज अंडर द कोविड-19। दिशा का यूज कोविड-19 में किया था, एक सॉफ्टवेयर था गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद इनोवेटिव वेज ऑफ लर्निंग आर मेकिंग द लर्निंग अट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल बायजूस लर्निंग ऐप। तो मोबाइल फोन का यूज करके इस तरह से कर रहे हैं। थर्ड, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उनकी सोशलाइजेशन पे, कि हमारे जो चिल्ड्रन है ना वो टेक सेवे हो रहे हैं, जो ज़्यादा इनोवेटिव है और रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनमें बढ़ रहा है। तो बेसिकली इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन, टेक सेवे चिल्ड्रन हु आर बिकमिंग मोर इनोवेटिव एंड रिस्क टेकिंग। थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आईक्यू बच्चों के अंदर बढ़ रहा है।
तो मैंने 4 पॉइंटर्स लिख दिए कि किस तरह से सोशलाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। देन वी कम टू द नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट हम लिखेंगे सोशलाइजेशन पे, तो हम लिखेंगे देयर इज अ डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ द केयर एंड द कलेक्टिविज्म एंड राइज ऑफ द इंडिविजुअल इन द मटेरियलिज्म। पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई मटेरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है और ट्रेडिशनल फैमिलियल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर दूसरा पार्ट हम क्या लिखेंगे कि पुअर पेरेंटल अटेंशन है बेसिकली, ठीक है, दैट इज लीडिंग टू दी पुअर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। पेरेंटल अटेंशन कम होने से इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम डेवलप हो रही है बच्चों में, जो सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि बच्चों की जो इमोशनल नीड्स है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो ये मैंने लिखा। देन पेरेंट एंड द चाइल्ड बॉन्डिंग इज डिसइंटीग्रेटिंग, सो द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल द क्रिच सेंटर एंड द पीयर ग्रुप्स आर शेपिंग द पर्सनैलिटी। पहले क्या होता था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपकी पर्सनैलिटी शेप करती थी, बट नाउ द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, सो आई रोट दिस पॉइंटर। देन अग्रेसिव एंड द वायलेंट बिहेवियर, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड द आई प्रॉब्लम्स आर राइजिंग इश्यूज। ये सोशलाइजेशन में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर बढ़ रहा है। देन इंस्टेंसेस ऑफ द ऑनलाइन अब्यूज, जुवेनाइल क्राइम, राइजिंग द स्ट्रेस लेवल लीडिंग टू द ड्रग अब्यूज एंड द सुसाइडल केसेस अमंग द चिल्ड्रन। तो ये एक पॉइंटर हो गया कि भाई इससे ऑनलाइन अब्यूज बढ़ रहा है, जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है एंड सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। देन वी कम टू द सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द चाइल्ड हेल्थ केयर एट आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड प्री स्कूल एजुकेशन। सो इंपॉर्टेंट, अब इसमें मैंने कंक्लूजन करना था, कंक्लूजन में मैंने थोड़ा ये लिख दिया कि थोड़ा करंट ओरिएंटेड कुछ चीज़ डालूं और 4 लाइन का मेरा कंक्लूजन हो, तो मैंने लिख दिया कि भाई जो चाइल्ड हेल्थ केयर है ना उसको आंगनवाड़ी सेंटर पे पहुंचाना चाहिए और प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो हमने इस तरह से इसको कंक्लूड कर दिया। तो विद इन 150 वर्ड्स आपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया, कीवर्ड्स का यूज किया, एग्जांपल्स यूज किए, सारे पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स आपने सही से एड्रेस किए, ऑल पार्ट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। तो जनरली घुमा फिरा के ना एग्रीकल्चर पे इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आता है 15 मार्कर्स में। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो 15 में से 8 स्कोर करेंगे। दीज आर ईच एंड एवरी ईयर देयर विल बी सम टॉपिक्स, घुमा फिरा के उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो एग्रीकल्चर भी वैसा है, और अब की बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप आपके पास कंटेंट कितना, आप इसको पिरोते कैसे हो, ये मैटर करता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। दैट फ्रॉम बीइंग अ नेट फूड इंपोर्टर in 1960 India has emerged as a net food exporter of the world. Provide reasons। भाई ये पहले इंपोर्टर था 1960 के अंदर, अब ये बन गया एक्सपोर्टर, ठीक है। क्यों बना, तो इसके ऊपर आपको रीजंस देने हैं, ठीक है। सो मैं अब डाटा क्या करूंगा, मैं एपीडा के डाटा से शुरू करूंगा कि एक्सपोर्ट में अब इंडिया का क्या हाल है, क्योंकि एक्सपोर्ट का ही क्वेश्चन है, फूड एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है। मैं इस तरह से नहीं शुरू करूंगा। देखिए ये सब इंट्रोडक्शन बोगस होती है, जिसमें आप ये लिख देते हो कि इंडिया हैज बीन अ फूड इंपोर्टर नेशन, सो डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न पावर्स, सो टेकिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज लेड टू द एक्सपोर्ट इंक्रीज। भाई ये सब नहीं लिखना होता है, ये सब जर्नलिस्ट चीज़ें होती हैं, आप लिख के आ जाते हो, बट इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है एग्जैक्ट डेफिनेशंस का, ठीक है, कीवर्ड्स की डेफिनेशंस का, और उसके बाद डाटा यूजेज, ये सब इंट्रोडक्शन में अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कंटेक्चुअल लिखा मैंने यहाँ पे, एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एपीडा रिपोर्ट फार्म एक्सपोर्ट्स टच द 50 बिलियन इन 2011 एंड 21 एंड 22। मैंने पूरा वो लिखा और थोड़ा सा मैंने ये सिनेरियो दिखा दिया कि 1960-61 और 21-22 में वीट और राइस की प्रोडक्शन का डायनेमिक्स क्या था। तो ये पूरी तरह से ना एक कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। इसे ही रेदर देन राइटिंग ए पैराग्राफ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन जिसमें आप कुछ भी ऐसे टाइप चीजें लिख रहे हो, जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू द एपीडा रिपोर्ट फार्म एक्सपोर्ट टच द 15 बिलियन in 2021-22 and I showed the dynamics of the crops at the 1960 and 2020-21 of the wheat and the rice. Then we come to the what are the reasons for transiting. यही पूछा है ना, प्रोवाइड रीजंस, तो हम हिट द बुलजाई करेंगे, इसमें कोई भी छुपा हुआ पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ ना इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट कुछ है, हमें कुछ आगे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सीधा हिट करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर ट्रांजिटिंग फ्रॉम द नेट फूड इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर। और हमें पता भी है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होने वाला है, तो हम बढ़िया से इसको 2.5 पन्ना ना सिर्फ कंटेंट को ही दे देंगे, ठीक है, क्योंकि कोई और पार्ट तो पूछा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है 1960 में हुआ क्या था, रेदर देन, और आप ना अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है फ्लो में। आप इस तरह से ध्यान में, इस तरह के क्वेश्चन को ना इस तरह से सोचो कि 1960 से लेके ना
2020 तक गवर्नमेंट ने क्या किया है। जंबल मत करो कि 2010 वाले स्टेप्स आप पहले लिख दो, फिर 1960 के स्टेप लिखो, फिर 1990 के लिखो, फिर आप 2020 के कर दो। ठीक है, तो ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है कि जिससे आपका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाए। जब भी आप एग्रीकल्चर का क्वेश्चन सोचो ना, तो उसको जैसे ये एक टाइमलाइन का क्वेश्चन है 1960 से लेके 2020 का, तो इसी टाइमलाइन में चलने दो कि गवर्नमेंट ने किया क्या। तो अब हम मैं टाइमलाइन पकड़ के चल दिया कि सबसे पहले 1960 में गवर्नमेंट ने क्या किया था। गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे कि जमींदारी अबॉलिश कर दी थी, टेनेंट्स को लैंड दे दी थी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया था चकबंदी के थ्रू। तो इससे क्या हुआ था, इट प्रमोटेड द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट। सेकंड, गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 1960s में लाए थे। तो आपने लिख दिया कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड राइस थ्रू द हाई यील्डिंग वैरायटीज, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न यूपी। तो आपने ये पॉइंटर लिखा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन, सिर्फ आपको ये लिख के नहीं छोड़ देना है पॉइंटर कि ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह से, हमेशा याद रखो कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच। ठीक है, क्या कॉज था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, क्या इफेक्ट हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और कैसे हुआ, एग्जांपल देके आपने समझा दिया। देन उसके बाद हुआ कि गवर्नमेंट ने इरिगेशन के ऊपर काम किया 1970 के अंदर। इरिगेशन पे कैसे काम किया, गवर्नमेंट ने डैम बिल्ड किया, जैसे तिहरी डैम बनाया, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, कैनाल इरिगेशन को बढ़ाया और इंटरलिंकिंग और रिवर करनी शुरू की। तो इससे हमारा इरिगेशन कवर 48% पहुंच गया। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, बेसिकली इरिगेशन, आप रेदर देन राइटिंग एक तो बच्चा ये लिख देगा कि प्रमोटेड द इरिगेशन। ठीक है, आपको लिखना है कि प्रमोटेड इरिगेशन, आपको एग्जांपल्स भी देने हैं। जैसे इस केस में क्या बना, डैम्स बना दिए गवर्नमेंट ने, कैनाल्स बना दी। तो ये सब आपको लिखना है कि और उससे कितना इरिगेशन, लैंड इरिगेशन कवर के अंडर आई। तो वो चीज़ पॉइंटर आ गया। ठीक है, देन अदर इज पेनिट्रेशन ऑफ द फार्मिंग टेक्निक्स। फार्मिंग टेक्निक्स किस तरह से पेनिट्रेट की, मैकेनाइजेशन बढ़ा, जैसे ट्रैक्टर, टिलर एंड हार्वेस्टर्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन पे फोकस किया, सोयल हेल्थ कार्ड देना शुरू कर दिया। देन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड एक्सटेंशन सर्विसेज पे काम किया, जैसे एग्री क्लिनिक्स। ठीक है, तो जब आप उसके बाद फार्मिंग टेक्निक्स को गवर्नमेंट ने कैसे बढ़ाया वो लिखना है कि मैकेनाइजेशन कर दी, एग्री क्लिनिक्स ले आए, सोयल हेल्थ कार्ड ले आए, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन पे काम किया। फिर आप ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि देयर प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, जिसने एक्सपोर्ट बढ़ाया थ्रू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। ये कीवर्ड्स हैं भाई जो आपके क्वेश्चन को ना दूसरों से अलग बना देंगे। सब लोग लिख के आएंगे कि ऑर्गेनिक फूड प्रमोट किए। ठीक है, बट आप वो स्कीम्स लिख दो कि जिनके थ्रू प्रमोट किए। क्या था, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम थी और नेशनल प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन था, वो आपने लिखा। देन वी कम टू, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑफ द एफपीओ एंड द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लीडिंग टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। यानी कलेक्टिविज्म गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी थी जब बहुत सारे लोग इकट्ठे आके काम करेंगे। तो एफपीओ और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का बढ़ा दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे काम किया। ठीक है, पहले तो व्हीट एंड राइस थे, बट उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कॉटन, जूट, ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेयरी सेक्टर पे काम किया। तो इससे क्या हुआ, एग्री एक्सपोर्ट बढ़ा। ठीक है, एक पॉइंटर ये हो गया। देन इंपॉर्टेंट हम करेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने, पॉलिसी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। और हमेशा क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को ना आपको एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करना होता है जो उसको वैलिडेट करते हैं। तो आप मतलब दिस इज द बेस्ट अप्रोच विच इज बीइंग यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द टॉपर्स गेटिंग मोर देन 400 मार्क्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट क्या होगी, एमएसपी फॉर द 22 क्रॉप्स, गारंटी प्रोक्योरमेंट थ्रू द एपीएमसी एंड प्रायोरिटी लैंडिंग गवर्नमेंट ने शुरू की। ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडी फॉर द सीड, फर्टिलाइजर लाइक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एंड द इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को ना प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनपुट्स सस्ती कर दी, थ्रू कैसे, सब्सिडी के थ्रू। ठीक है, देन वी कम टू दी लाइक फूड प्रोसेसिंग एंड दी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट सेक्टर में पीएम संपाड़ा योजना और मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च की। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। अदर इज द इनोवेटिव प्रैक्टिस हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट लाइक द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो 2010 के बाद गवर्नमेंट लाई है। बट फिर आप ये बताओगे कि करने की क्या जरूरत है। फिर हम ये लिखेंगे कि बट डिस्पाइट ऑल दीज स्टेप्स रिसेंट 1 to 2% ऑफ द डिकेडल रेट विद फ्लक्चुएटिंग फूड प्राइसिंग डायनेमिक्स ड्यू टू द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। अभी हमने क्या देखा है कि पिछले कुछ सालों में, अब हमारे पास सिर्फ 1/5 पेज ही बचा है, या हम 1/3 पेज बोलेंगे कंक्लूजन के लिए। तो थोड़ा सा हम लिखेंगे कि
1 से 2% की ग्रोथ हो रही है पिछले डिकेड के अंदर। एट द सेम टाइम प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है ड्यू टू द इंटरनेशनल इश्यूज। तो गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड सॉल्व द दोहा इश्यूज of agriculture, we should implement the farm laws, and we should implement contract farming act to achieve 120 billion of agri export target by 2030। और रिपोर्ट का हमने वाला दे दिया कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में ये बोला गया है। तो हमारा जो कंक्लूजन होता है ना भाई, कंक्लूजन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि दुनिया इस तरह का कंक्लूजन कर देगी, thus the above step have promoted the India as a net exporter nation and government should be appreciated in this will lead to the India इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल जीडीपी। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आप करंट ओरिएंटेड लिंक करो, आप किसी पॉलिसी से लिंक करो, आप किसी रिपोर्ट से लिंक करो इसको। जैसे कि रिसेंट 1 to 2% डिकेडल ग्रोथ रेट विद द फ्लक्चुएटिंग फूड प्राइस डायनेमिक्स ड्यू टू द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, ये हमने समस्या बता दी। डिमांड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल वी शुड सॉल्व द दोहा इश्यूज ऑफ द WTO एंड वी शुड इम्प्लीमेंट द फार्म लॉज एंड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ये प्रॉब्लम है, ये करना चाहिए। इससे होगा क्या, वी विल अचीव 120 बिलियन ऑफ द एग्री एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030, जैसा कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में बोला गया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो देख के आपको पता लगेगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर करना होता है आंसर को, किस तरह से आप वन लाइनर्स के थ्रू अपना कंटेंट बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल एंड थैंक